अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर नाज़रीन। प्रोग्राम रूहियत 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान मिशा कुरैशी। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और दुआ ये करती हूं कि आपका आज का दिन और आपके आने वाले दिन जितने भी हैं वो बहुत अच्छे तरीके से गुजर जाएं। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज 5 सितंबर है और कल 6 सितंबर है, यौम दिफा का दिन है, जब 1965 की जंग हुई थी और मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए फतह हासिल की थी। बहुत से नौजवान ऐसे थे जो शहीद हुए थे अपने इस वतन के लिए, उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया था और अभी तक भी बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो अपने इस वतन के लिए, अपनी इस मिट्टी के लिए अपनी जान का नजराना पेश करते हैं। और उन्हीं में से एक शहीद की फैमिली हमारे साथ यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और फरहत उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। नाज़रीन, आपको बताती चलूँ कि जो मोहम्मद आतिफ शहीद थे वो कराची के थे और बेसिकली वो कराची के थे। उनकी अर्ली एजुकेशन भी कराची से ही थी। उसके बाद वो मुल्तान आए और मुल्तान में आके उन्होंने आर्मी ज्वाइन की। आर्मी ज्वाइन करने के बाद उनकी जो ट्रेनिंग जो थी वो कंटिन्यू रही और फिर जो है 2016 में उनकी शहादत हुई। इस हवाले से हम मज़ीद जानेंगे और इस पर बात करने के लिए उनकी फैमिली भी हमारे साथ मौजूद है। अगर आपसे बात करूँगी, आप बताएं कि मतलब उनकी अर्ली एजुकेशन, जैसा कि अभी मैंने बताया कि कराची से थी, उसके बाद किस तरह से सिलसिला शुरू हुआ, किस तरह से वो आर्मी में आ जाने का उनको शौक पैदा हुआ? उसको असल में शौक तो पहले से बहुत था आर्मी में जाने का। तो यहाँ पे एजुकेशन कराची में मुकम्मल करने के बाद जब हम यहाँ आए तो यहाँ आने के बाद उसको मैं असल में मेरे से थोड़ा सा डरता था, घबराता था। तो मेरा एक दोस्त है, हमारा कज़न है, उसके साथ वो आर्मी दफ्तर गया। बिरयानी बनाओ, अच्छा, उसी की मतलब फरमाइश होती थी दोस्तों को भी ले आना कि मतलब मम्मा ईद पे हम लोगों ने कहीं जाना भी है तो उसने बोला बिरयानी आप बना के घर पे जाओ भी, मेरे दोस्तों ने आना है। तो मतलब हर खाने का भी माशाल्लाह वो शौकीन था घर में, और कोई भी नहीं है उसके बाद कभी किसी ने फरमाइश नहीं की। तो वो हर चीज में मतलब हर चीज ही खा लेते थे, लेकिन शौक से बस यही कि जरा चटपटी चीजें हों। अच्छा, हाँ जी, बस इस चीज के शौक में हूँ। अच्छा, जब उन्होंने आर्मी में जाने का कहा कि अंकल बता रहे हैं कि अंकल को नहीं कहा कि उनके एक फ्रेंड को कहा था कि वो उनको लेके गए और आर्मी में उनकी सिलेक्शन करवाई, तो उससे पहले आपको बताया था उन्होंने कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ या मैं आर्मी में जब हम कराची में थे तो वहाँ पे भी वो सिलेक्शन सेंटर गया, वहाँ पे भी वो दे के आया। तो अभी ये था कि एज मैट्रिक के पेपर जब देने गया तो उन्होंने बोला कि अभी ये इतनी जल्दी, मतलब 3 साल का था जब उसको हम लोगों ने दाखिल करवा दिया। माशाल्लाह शुरू से बहुत एक्टिव थे। अच्छा, तो फिर वो जब मैट्रिक के पेपर देने गए तो इन्होंने की जी एज छोटी है, इतने में वो मैट्रिक के वो नहीं जाएंगे, मतलब उस चीज में। फिर सब बोलने लगे कि आपकी एज छोटी है, अभी नहीं, बस मैंने जाना है पापा, मैंने जाना है, मैंने आर्मी में ही जाना है। अच्छा, तो वहाँ पे भी गया, वहाँ पे फिर नहीं मतलब हुआ। फिर हम इधर आ गए, इधर आके जैसे ही वो गया है तो आके बोला कि घुटने पे एक्सीडेंट हुआ था, चोट लग गई थी। अच्छा, भी मैं ना दौड़ में से रह गया हूँ। चलो हमने बोला कोई बात नहीं, फिर मौका आएगा। तो ऐसी वो सिम बंद थी, रमजान में ऑन की है तो उस पर मैसेज आया हुआ था आर्मी वाला। अच्छा, हाँ, इतना खुश वहाँ मेडिकल कंपनी में जॉब करता था, वहाँ उनको बोला है मैं बस आर्मी में जा रहा हूँ। तो मतलब बहुत खुश थे वो। फिर अपने चाचू ही लगते हैं उनके, जिनके साथ वो गया सिलेक्शन सेंटर गया, मतलब सारे काम करवा के आया, मेडिकल अपना करवा के हर चीज से क्लियर हो गया। अच्छा अंकल, आप बताएं कि घर में वो किस तरह रहते थे, उनका इखलाक किस तरह से था, बाकी बहन भाइयों के साथ किस तरह रहते थे, आपके साथ ज्यादा अटैच थे, आंटी के साथ ज्यादा अटैच थे? जी, मैं ज़्यादा अटैच तो वालदा के साथ ही थे। बाकी बहन भाइयों के साथ वो शरारती बहुत था, बचपन से बहुत शरारती था। इसको छेड़ दिया, जैसे आप बैठे हो इधर बैठे हो, इनको छेड़ के उधर चला गया। तो भाइयों को उनको कम यही काम होता था, उसको तंग कर दिया, उसको कर लिया। शरारतें बहुत करता था, शुरू से ही बहुत शरारती था। मतलब शरारती बच्चे थे और बोलने वाले थे? हाँ जी, बोलने वाला, खामोश तबीयत नहीं थे? नहीं। आंटी, आप बताएं कि उनका बचपन किस तरह से गुजरा था, क्या क्या चीज़ें करना उनको बहुत अच्छी लगती थी? जैसे अक्सर बच्चों की हॉबीज होती हैं बचपन में कोई काम करना, तो उनकी क्या हॉबी थी, क्या करना उन्हें अच्छा लगता था? शरारती थे और पढ़ाई में कैसे थे? मतलब बचपन से भी शरारती थे, बहुत ज्यादा माशाल्लाह शरारती थे, लेकिन कोई इस तरह की शरारतें नहीं कि भी किसी का कोई नुकसान कर देना। ये बस दोस्तों के साथ बैठना, उनके साथ खेलना, और पढ़ाई में तो माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। ये कोई वो नहीं है कि भी हम लोग इधर बैठे हैं शायद, लेकिन माशाल्लाह बहुत ही अच्छे थे पढ़ाई में। किसी चीज में मतलब
कोई उन्होंने ट्यूशन मैट्रिक तक कोई ट्यूशन नहीं ली। मैट्रिक में जब गए हैं तो फिर उन्होंने मुझे बोला मम्मा मैंने ना ट्यूशन जाना है, तो मैंने कहा आप 9th तक पढ़ लिया? नहीं नहीं, बस सब दोस्त जा रहे हैं, मतलब शौक से वो एकेडमी उन्होंने ज्वाइन की मैट्रिक में। वो दोस्तों की देखा देखी जो है उन्होंने तो दोस्त माशाल्लाह वहाँ पे अगर हम लोग होते इस वक्त तो वहाँ के उसके दोस्त कराची में, उनके टीचर, उनके मतलब सब बहुत प्यार था, बहुत सबका ही प्यार था उनके साथ। अच्छा, उनकी शादी हुई भी थी या नहीं? नहीं, अभी बस यही था कि आतिफ अब बस आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, तो अभी आप एक मतलब वहाँ से जब आओगे तो फिर अब हम कोई लड़की देख के तो आपकी मतलब एंगेजमेंट करेंगे। बस अभी बस ये सिलसिला भी यही सिलसिला उसका स्टार्ट होना था, तो बस अल्लाह ताला को नहीं मंजूर था। अच्छा, इस बात पर अंकल ये बताएं कि जब उनकी शादी की बात की जाती थी क्या उनका इज़हार ख्याल होता था? क्या वो कहते थे कि मतलब उन्होंने शादी करनी है या नहीं करनी? क्योंकि मेरे ख्याल में जो लोग फौज में जाते हैं उनके अंदर एक अलग जज्बा होता है। वो उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो उनके लिए आवाम होती है कि वो अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए खिदमत करें। तो तब क्या उनका इज़हार ख्याल होता था? वो ऐसी बात कर देता था कि समझ में नहीं आती थी। एक मरतबा आया मुझे, मैंने कहा भी तेरी अब शादी कर रहे हैं, कह रहा मैंने शादी जो करनी है वो गूंगी लड़की से करनी है। अच्छा। मैंने कहा ये क्या है? तो कह रहा शोर नहीं करेगी, खामोश रहेगी। मैंने और दोस्त बोल रहे हैं जो दर्जा है वो हर किसी को सारे दोस्त बोल रहे हैं। वो भी दोस्त का फोन आया, वो कह रहे कि जब आया है तो हमने बोला कि आज रात हमने सोने नहीं देना आपको। आंटी आपकी बात को हम यहीं से जारी करेंगे, ब्रेक का टाइम है। नाज़रीन, यहाँ पर हुआ एक छोटी सी ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपनी गुफ्तगू को यहीं से जारी करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से हम हाजिर हैं और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद आतिफ शहीद के वालिद और वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात कर रहे थे उनकी शहादत के बारे में। उनसे हम मजीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आज हमारे शहर मुल्तान में सब्जियों और फलों के क्या रेट चल रहे हैं। तो शामिल करते हैं अपना सेगमेंट आज के भाव। हमारे साथ मौजूद है गौहर। गौहर, हमें बताइएगा क्या सब्जियों और फलों के क्या रेट चल रहे हैं? जी गौहर। जी बिल्कुल मिशा, आज ओपन मार्केट में सब्जियों के नर्खनामा कुछ इस तरह से है। आलू जो है कम से कम जो मार्केट में है वो 33 रुपए आपको मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा वो आपको 40 रुपए में मिल जाएगा। अगर बी क्वालिटी के आलू की बात की जाए तो वो कम से कम आपको मार्केट में 14 रुपए से 15 रुपए के दरमियान मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा आपको 20 रुपए मिल जाएगा। अगर प्याज की बात करें तो प्याज आपको कम से कम जो है वो 22 से 25 रुपए फी किलो मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा आपको 30 से 35 रुपए में मिल जाएगी ए क्वालिटी की प्याज। अगर टमाटर की बात कर ले तो टमाटर जो है मार्केट में उसका रेट जो है दिन ब दिन कम होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। टमाटर मार्केट में कम से कम 30 रुपए फी किलो है और ज्यादा से ज्यादा मार्केट में 40 रुपए फरोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा भिंडी जो है, भिंडी का रेट जो है, भिंडी वो कम से कम आपको 33 से 35 रुपए फी किलो मिल जाएगी और ज्यादा से ज्यादा आपको 40 से 45 रुपए फी किलो मिल जाएगी। इसके अलावा अगर देख लेते हैं लीमू का रेट भी थोड़ा कम हुआ है। लीमू आपको कम से कम जो है मार्केट में जो ईद की वजह से उसका रेट ज्यादा हो गया था, अब वो लीमू आपको मार्केट में 130 रुपए कम से कम मिल जाएगा और ज्यादा से ज्यादा 140 से 50 रुपए आपको मार्केट में मिलेगा। इसके अलावा अगर अदरक को देख लेते हैं तो अदरक जो है उसका रेट भी थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ज्यादा कम नहीं हुआ है। अदरक आपको मार्केट में कम से कम 190 रुपए मिल जाएगी, जो ईद की वजह से पहले जो था 250 रुपए तक पहुंच गई थी और ज्यादा मार्केट में इस वक्त जो उसका रेट है वो 210 से 220 रुपए के दरमियान मिल जाएगी। लहसन जो है, लहसन के रेट में खासी कमी देखने में आई है। लहसन जो ईद की वजह से 80 से 90 100 रुपए तक पहुंच गया था, 100 कर लिया था उसने, अब वो ही लहसन जो है मार्केट में 55 से 60 रुपए कम से कम फरोख्त हो रहा है और ज्यादा वो मार्केट में 60 से 65 रुपए आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर शिमला मिर्च को देख लेते हैं तो शिमला मिर्च कम से कम मार्केट में 80 रुपए फी किलो है और ज्यादा मार्केट में 100 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। इसके अलावा बंद गोभी मार्केट में 66 रुपए कम से कम है और ज्यादा 77 रुपए है। लेकिन इस वक्त जो है मटर का रेट जो है वो कम होने पर नहीं आ रहा है। मटर मार्केट में कम से कम जो है वो 180 रुपए फरोख्त किया जा रहा है और ज्यादा 220 रुपए। अगर दीगर सब्जियों की भी बात कर ले तो जिनमें है सब्ज धनिया,
सब्ज धनिए के रेट में भी थोड़ी कमी वाकई हुई है, जो 160 रुपए तक पहुंच गया था, अब वो आपको मार्केट में कम से कम जो है वो 80 रुपए मिल जाएगा और ज्यादा ज्यादा वो आपको 120 रुपए में मिल जाएगा। इसके अलावा सब्ज मिर्चों के रेट में भी हमने कमी देखी है, वो 55 रुपए आपको कम से कम मिलेंगी और ज्यादा 77 रुपए मिल जाएंगे। अगर हम कुछ फलों की बात कर ले कि मार्केट में कौन कौन से फल आए हुए हैं, तो इस वक्त जो मार्केट में फल आए हुए हैं उनमें सेब है। सेब की जो रेट है वो कम से कम जो है वो 100 रुपए फी किलो है और ज्यादा 120 रुपए है। अगर और दीगर फलों की बात कर ले तो केला 55 रुपए फी दर्जन कम से कम आपको मार्केट में मिलेगा और ज्यादा आपको 70 रुपए मिल जाएगा। इसके अलावा अगर देख लेते हैं आड़ू का रेट थोड़ा ज्यादा है, मार्केट में थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, पहले कम था, अब आड़ू आपको 110 रुपए कम से कम मिलेगा और ज्यादा आपको 130 से 40 के दरमियान में मिल जाएगा। अगर दीगर वो हम बात करते हैं आम की, तो आम की वैरायटी जो है दिन ब दिन कम होती हुई दिखाई दे रही है। अब हमें एक ही तरह का आम मिलेगा, ज्यादातर जो है सफेद चौसा, वो भी बी क्वालिटी का आ रहा है, क्योंकि आम जो है अपना सीजन जो है मुकम्मल हो चुका है, वो आपको 80 से 100 रुपए के दरमियान में आपको मिल जाएगा। अगर इसके अलावा देख लेते हैं अंगूर इस टाइम जो है मार्केट में अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं। अंगूर दो तरह के मार्केट में 165 रुपए है, चमन के अंगूर है, और ज्यादा ये आपको मिलेंगे 180 रुपए तक मिल जाएंगे। अगर बी क्वालिटी इसमें देखा जाए तो 110 रुपए और कम से कम 130 रुपए मिल जाएंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया गौहर, हमें अपडेट कर रहे थे। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आतिफ शहीद साहब के वालिद और वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनकी वालदा से बात कर रहे थे। आंटी, आप हमें बता रही थी कि वो अपने दोस्तों के साथ किस तरह से टाइम स्पेंड करते थे, तो मैं चाहूँगी आप अपनी बात को वहीं से गुफ्तगू करें। जी, दोस्तों के साथ माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। मतलब ये कि रात देर तक जब वो आते थे छुट्टी, तो रात देर तक उनके साथ घूमना फिरना। तो जैसे ही वो अभी दोबारा जाने वाले थे, तो उस दिन मेरे ख्याल जुमेरात वाले दिन ही वही उनके दोस्त उस दिन बता रहे हैं कि हम इधर वो खाने आए, शवारमा खाने आए हैं इधर CMH के पास। तो वो उधर वो उसकी वो तस्वीर, कोई शहीद हुआ था, तो मतलब उनकी वो तस्वीर चल रही थी वहाँ पर LCD पे ना। तो वो बस मजाक कर रहे हैं एक दूसरे से कि वो दोस्त बोले तुम्हारी कब चलेगी ना, तो उसने बोला इंशाल्लाह बहुत जल्दी चलेगी। तो उस दिन जब आए हैं तो तस्वीर जैसे शहीद हुआ है, तो सारे दोस्त मतलब कह रहे हैं हम तो उसके साथ मजाक कर रहे थे, तो ऐसी बातें करके जा रहा था। दोस्तों के साथ बहुत अच्छा था, बहुत। कराची में भी जितने दोस्त थे अभी तक उसके पास उनके फोन आते थे, सबके साथ मतलब ये है कि बिल्कुल ऐसे जैसे भाइयों की तरह मतलब दोस्तों के साथ रहता था, कोई वो चीज़ नहीं थी। वहाँ पे भी जब दादी फोत हुई हैं तो आया, छुट्टी आया तो बस ये है कि मम्मा मुल्तान चलो, बस मुल्तान चलो। मैं अकेला चला जाता हूँ। मैंने कहा फिर आप अकेले कैसे जाओगे? अच्छा, क्या वजह कि मुल्तान से इतना लगाव दोस्तों के साथ, बस दोस्तों के साथ, सारे दोस्त, फलाना दोस्त मुझे बुला रहा है, फलाना दोस्त बुला रहा है, बस दोस्तों के साथ वो बहुत ज्यादा टाइम जो था वो ज्यादातर दोस्तों, घर में इतना टाइम नहीं, बस ये कि बस खाना खाया अपनी मर्जी का बनवा के, बाकी ज्यादातर टाइम जो है वो अपने दोस्तों के साथ ही गुजारता। अच्छा, आपके साथ या अंकल के साथ इतना टाइम नहीं गुजारा उन्होंने? नहीं, मतलब ये है कि हमारे साथ भी टाइम, जैसे वो टाइम पे घर आ गए हैं, फिर बैठे रहे हैं, बातें करते रहे हैं, कोई मजाक एक दूसरे के साथ करते, लेकिन ज्यादातर टाइम जो है वो दोस्तों के साथ ही, अपनों के साथ में गुजारता था। अच्छा अंकल, आप बताएं कि कोई ऐसी बात उनके आतिफ की जो आपको बहुत याद आती हो, बहुत ज्यादा याद आती हो, कोई भी ऐसी बात उनकी? बातें तो काफ़ी सारी हैं। एक तो अभी आजकल जो मतलब उसके शहीद होने के बाद, वो जब छोटा था तो बाइक पे बैठा होता, तो कराची में ऊँट गाड़ी बहुत चलती हैं, तो जब जा रहे होते थे तो कह रहा था कि पापा ये मैंने लेना है। अच्छा। तो मैंने कहना कि यार इसको क्या करूँ, तो अड़ जा, कोई मतलब अड़ियल हो जाता था। तो मैंने कहना कि बेटा ये बेच ही नहीं रहा, उससे बात करनी, उसको कहना कि भाई आप बेच रहे हो, उसको बता भी देना भाई, हाँ भाई इशारे से। उसने कहना नहीं मैं नहीं बेच रहा हूँ। तो एक तो ये बात बहुत याद आती। फिर एक उसके हाथ जो थे ना, वो बहुत लड़कियों से भी ज्यादा नरम थे उसके हाथ। अच्छा। तो जब भी आता था छुट्टी, मैंने उसको हाथ मिलाना ना, तो कहना गले मिलना, हाथ मिलाना, तो मैंने कहना यार बिल्कुल लड़कियों जैसे हैं, तो कैसी आर्मी में? कह रहा, फिर भी वो यही दोबारा रिपीट करता, तो कह रहा पापा आर्मी मॉडर्न हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही आर्मी मॉडर्न हो गई। अंकल, आपसे मजीद हम इस बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर हुआ एक छोटी सी ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से हम हाजिर हैं और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आतिफ शहीद के वालिद और वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनके वालिद से बात कर रहे थे। अंकल, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आतिफ के अलावा आपके और कितने बेटे हैं और कितने बच्चे हैं आपके टोटल? मेरे 3 बेटे और हैं और मेरे बेटे ही हैं, बेटी कोई नहीं है। अच्छा। तो माशाल्लाह अल्लाह बाकी पढ़ रहे हैं तो इंशाल्लाह जो है आगे। तो क्या उनका भी इरादा है आगे आर्मी में जाने का या नहीं है? इंशाल्लाह दोनों ही जाएंगे, लेकिन अभी अगले साल तक इंशाल्लाह आकिब जो है मेरा बेटा वो आर्मी में ज्वाइन कर लेगा इंशाल्लाह। तो बाकी दूसरा जो है वो अभी कुरान हिफ्ज कर रहा है, उसके बाद रिपीट करने के बाद जब उसको सनद मिल जाएगी तो वो फिर 9th में दाखिला लेगा, फिर एजुकेशन मुकम्मल करेगा। अच्छा अंकल, अक्सर मैंने देखा है कि अक्सर वालिदैन में इतना जज्बा नहीं होता कि वो अपने बच्चों को फौज में भेजें, क्योंकि उनके एक लम्हे का पता होता है तो दूसरे लम्हे का नहीं पता होता कि वो अब है। SPR वालों ने जो है वहाँ बताया था कि एक गोली जो है इसको बाजू में लगी। अच्छा। और दूसरी गोली इसके सीने में लगी, तो ये वहाँ मौके पर ही शहीद है। अच्छा, उसी टाइम मौके पर ही शहीद हो गए? जी। लेकिन जो हमें इतला दी गई थी वो मेजर आसिम साहब ने यही दी थी कि ये जो है आतिफ बहुत शदीद जख्मी है, वो वहाँ पे इस गिलगित में उसका लिए दुआ करें कि वो इलाज चल रहा है। लेकिन फिर मेरा भाई जो है कामरा में, उनको मैंने कहा कि आप करीब हो वहाँ से गिलगित से, तो आप राब्ता करो, और आप वैसे भी फोर्सेज में हो, आप राब्ता करो कि पता करो आतिफ की क्या पोजीशन है, नहीं तो मैं फिर आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं आप नहीं आओ, हम पता करते। उन्होंने पता किया तो उन्होंने पहले ही उनको वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से हम हाजिर हैं और यहाँ पर हमारे साथ आज के हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अकरम चांडिया, चेयरमैन है म्यूनसिपल कमेटी के। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं वकार घुमन है, मुजफ्फरगढ़ के ब्यूरो चीफ हैं। बहुत ही रिस्पेक्टेड हमारे साथ हमारे गेस्ट हमारे दोनों मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। अकरम साहब, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक है। वकार, आप ठीक हैं? मैं मजे में। अकरम साहब सुनाएं, क्या मसरूफियात चल रही हैं आजकल आपकी? बस आजकल तो क्योंकि मुहर्रम का महीना बिल्कुल करीब है, तो उस हवाले से शहर में जो उनके मुहर्रम रूट्स वगैरह उनके हवाले से सारी मसरूफियात ज़्यादा उतर चल रही हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप सियासत में कब आए, किस तरह आए, किस तरह आपको ख्याल आया कि आपको सियासत में जाना चाहिए? सियासत में असल में मेरे बड़े भाई जो है ना वो सबसे पहले वो इसमें आए, कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट बने। उसके बाद मैं कॉलेज पहुँच गया 89 में। अच्छा। तो वहाँ से फिर ये सियासत में इंटर हुए। वो ऐसा ऐसा मैंने ये देखा कि हम आवाम की खिदमत के लिए क्यों ना इस शोबे में बंदा दाखिल हो, और जहाँ नेकी के और काम किए जाते हैं इसी हवाले से हम क्यों ना अपने अल्लाह ताला को राज़ी करें आवाम की कामों के लिए। मतलब आप अपने भाई की देखा देखी सियासत की तरफ आए, आपके इंस्पिरेशन जो है वो आपके भाई बने? जी बिल्कुल ऐसे। पैराशूटर नहीं है, ग्रास रूट लेवल से ऊपर आए हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स बड़ी मेन चीज़ है। अगर आपने पॉलिटिशियन बनना है, अगर आप स्टूडेंट लेवल से आगे जाएंगे तो सबसे आपकी ऑलरेडी एक ट्रेनिंग हुई होती है कि आपने कैसे पब्लिक डीलिंग करनी है। पॉलिटिशियंस आपके मोस्टली जितने भी हैं जो खास तौर पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ऊपर आए हैं उनकी आप पॉलिटिक्स देखें, और जो पैराशूटर आए हैं उनकी देखें, उसमें आपको बहुत फर्क नजर आएगा। बिल्कुल, वो जैसे जो पैराशूटर जो आते हैं वो जिस तरह आते हैं वो उसी तरह निकल भी जाते होते हैं। जो स्टार्ट से बिल्कुल अपना स्टार्ट लेते हैं, जो जीरो से स्टार्ट लेते हैं वो फिर उसी तरह ही ऊपर जाते होते हैं। वो ऐसे जो पॉलिटिशियंस हैं वो अभी तक असेंबली में हैं, लेकिन जो पैराशूटर हैं वो एक इलेक्शन में आएंगे, अगले में अवाम उनको निकाल देंगे। वकार, आप बताएं आपकी आजकल क्या मसरूफियात चल रही हैं, क्या क्या कर रहे हैं? मुहर्रम भी आने वाला है, मुहर्रम के हवाले से मुजफ्फरगढ़ में क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? देखें, मुजफ्फरगढ़ की जो 4 तहसीलें हैं उनमें सबसे जो हसास है वो अलीपुर है। कल डिप्टी कमिश्नर और जो DPO मुजफ्फरगढ़ हैं उन्होंने दोनों तहसीलों में जाके अलीपुर और जतोई में वहाँ के जो मुस्लिम मुकातिब फ़िक्र के उलमा कराम हैं, ताजिर हैं और अमन कमेटी के लोगों से मीटिंग्स की, और जो गुज़श्ता जो सालों में वहाँ पे कुछ वाक़यात पेश आए उस हवाले से उसको मद्देनज़र रखते हुए इस दफ़ा प्लानिंग की जा रही है कि अब उस तरह के वाक़यात पेश ना आ सकें। इस हवाले से वहाँ के लोग भी ताउन कर रहे हैं। अच्छा वकार, इसी के साथ साथ एक टॉप स्टोरी भी है मुहर्रम के हवाले से ही है हमारे पास कि मुहर्रमुल हराम की आमद में चंद रोज़ बाकी जनूबी पंजाब भर में सिक्योरिटी और दीगर अमूर पर मीटिंग, सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम का जायजा लिया गया है।
اجلاس میں مذہبی رہنماؤں، لائسنس ہولڈرز اور سیکیورٹی اداروں کی شرکت. اب میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا اس اسٹوری کو بھی ڈسکس کر لیں کہ کس طرح سیکیورٹی کا کس طرح سے انتظام کیا جائے گا، کیونکہ یہ اس طرح کے جو مواقع ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے بہت سی حادثات کا خطرہ ہوتا ہے. تو سیکیورٹی کے کیا کیا انتظامات ہیں؟ دیکھیں، محرم پہ، یوم عاشور پہ سیکیورٹی کے حوالے سے جو پلاننگ کی جا رہی ہیں اس میں تمام ادارے انوالو ہیں. میونسپل کمیٹی کا بھی اس میں بڑا رول ہے کہ جتنے بھی جلوس کے روٹس ہیں خاص طور پہ وہاں پہ اسٹریٹ لائٹس ان لوگوں نے مہیا کرنی ہے، جنریٹر مہیا کرنے ہیں، وہاں پہ صفائی کا خیال رکھنا ہے، جو پیچ ورک ہونے والے ہیں وہ کروانے ہیں. جو پولیس کی سیکیورٹی ہے، پولیس 3 لیئر سیکیورٹی دے رہی ہے، یعنی کہ ایک جگہ پہ پہلے تو وہ سارا کارڈن آف ہوگا، وہ رستے بند ہوں گے، وہاں پہ جو دکانیں ہیں، جو مارکیٹس ہیں وہ بند ہوں گے اس دن. اور اس کے علاوہ جو مختلف جو تنظیمیں ہیں ان کے جو رضاکار ہیں وہ بھی وہاں پر ہوں گے. پولیس کے ساتھ ساتھ واک تھرو گیٹ بھی وہاں پہ نصب کیے جائیں گے. یعنی کہ مکمل تلاشی کے بعد کوئی بھی جو شخص ہے اس جلوس کے اندر داخل ہو سکتا ہے. تو ہر سال کی طرح اس دفعہ یعنی کہ مظفر گڑھ کی اگر بات کی جائے وہاں پہ 1700 سے زائد مجالس ہیں جن کو پولیس سیکیورٹی دے گی، اور 500 سے زائد وہاں پہ جو جلوس ہیں مختلف شہروں میں یہ ان کی جو سیکیورٹی کا پلان تیار کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لیا جا رہا ہے. ان کی جو سفارشات ہیں ان کو مد نظر رکھ کے یہ سارا سیکیورٹی پلان ترتیب دیا جا رہا ہے. چلیں دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ کیا ہوتا ہے، کیا کیا سیکیورٹی پلانز ہوتے ہیں، کیونکہ پچھلے سالوں کی نسبت انشاءاللہ اس دفعہ کچھ نہ کچھ تو بہتری آئے گی. اکرم صاحب، یہاں پر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی، آپ بتائیں کہ اگر مظفر گڑھ کی بھی بات ہو رہی تھی تو مظفر گڑھ مطلب کیا کیا مسائل ہیں وہاں پر، آپ کو کیا کیا لگتا ہے ذاتی طور پر، آپ کو کیا کیا لگتا ہے کہ مظفر گڑھ میں کیا کیا کمیاں ہیں، کیا کیا خامیاں ہیں، وہ جو وہاں کی محرومیاں ہیں وہ دور ہونی چاہیے؟ اس میں سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ہم ایز اے پاکستانی ہم لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ غریب ملک ہے. اس کے بعد اتنے وسائل نہیں ہیں جتنی ہم لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. ہم باہر یورپ کی تو بات کرتے ہیں لیکن ہم اس لیول پہ نہیں ہیں کہ ہم جو ہے نا ہماری بلدیہ بھی، ہمارا شہر بھی، ہمارے سارے کلچر بھی وہ ہائی لیول پہ پہنچ جائے. ہم اپنے وسائل کے اندر رہ کے ہم نے اپنے مسائل حل کرنے ہیں. مسائل شروع دن سے ہی پاکستان کے اوپر حاوی ہیں، وسائل شروع دن سے ہی کم ہیں. جب سے پاکستان بنا ہے ہمارے مسائل بڑھتے آ رہے ہیں، وسائل کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ایمانداری سے، خلوص نیت سے اگر کام کیا جائے اور پرابلم کو فیس کیا جائے تو ان کا حل بھی نکل آتا ہے. اور وہ اگر مستقل ٹھیک نہ ہو تو لوگوں کو عارضی ریلیف ملتا رہتا ہے. مسائل مظفر گڑھ میں سب سے اہم ترین جو مسئلہ ہے سٹی کے حوالے سے وہ ہمارا سب سے پہلے سیوریج کا نظام ہے جو انتہائی پرانا ہو چکا ہے اور جگہ جگہ سے وہ چوک ہو چکا ہے. اور تمام گلی محلوں میں ہمارے بوزر 24 گھنٹے پانی نکالتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے، لوگوں کو یہ جو مسئلہ ہے اس سے کچھ ان کی مطلب یہ سب کچھ عارضی طور پر ہو رہا ہے، عارضی طور پر ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے، پرماننٹ طور پر تو نہیں دیا جا رہا. کیونکہ یہ اتنی ہیوج گرانٹ یہاں پہ چاہیے کہ ایک بلدیہ مظفر گڑھ کی یا کہیں کی بھی بلدیہ کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا پیکج تیار کرے اور اس کو حل کرے. تو اس حوالے سے پہلے نمبر پہ میں یہ کہوں گا. دوسرے نمبر پہ میں واٹر سپلائی کہوں گا. واٹر سپلائی کی اسکیم ہمارے مظفر گڑھ میں بالکل بچھائی گئی ہے 48 کروڑ روپے کی، لیکن اس کو چلانے کے لیے آگے جو ایک موومنٹ ہونی چاہیے تھی، ایک اس کا پروگرام ہونا چاہیے تھا اور اس کی اخراجات کیسے کیے جائیں اس کے حوالے سے کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ ہم وہاں کی عوام سے پیسے لیں. لیکن مظفر گڑھ کی عوام آپ جیسے جانتے ہیں، ہم جیسے جیسے ادھر جنوبی پنجاب کی طرف آتے جا رہے ہیں لوگ غریب ہوتے جا رہے ہیں تو اتنی پیسے وہ افورڈ نہیں کر سکتے. مسائل زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں اور اس میں انسان کے خود کی بھی کچھ لاپرواہی ہے. کچھ سیاستدان کہہ لیں کہ ان کی بھی تھوڑی سی لاپرواہی ہے کہ کچھ صحیح طریقے سے کام نہیں کیا جا رہا. لیکن دیکھیں اب نئی حکومت آئی ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اچھا وقار، اس حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ کچھ بریکنگ نیوز ہے جو وقار ہمیں دینا چاہ رہے ہیں مظفر گڑھ کے لوگوں کے لیے. وقار، ایسے کیا بریکنگ نیوز ہے جو مظفر گڑھ کے لوگوں کے لیے خوشی کا باعث بن سکتی ہے؟ جس طرح چانڈیا صاحب نے مختلف مسائل بتائے ہیں نا، اس کے حل کے لیے مظفر گڑھ شہر کی قسمت بدلنے جا رہی ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک یہاں پہ ماڈل سٹی پروجیکٹ لے کے آ رہا ہے اور اس پروجیکٹ میں اس سارے شہر کی جو ہے جو سٹرکچر ہے وہ بدل دیا جائے گا. سارے شہر کا جو سیوریج سسٹم ہے نئے سرے سے اس کو اپ گریڈ کیا جائے گا، نیا ڈالا جائے گا. صاف پانی کے لیے یہاں پہ
वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगेंगे और इसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे जो कि शहर का सीवरेज का पानी है वो ट्रीट होके नहर में जाएगा। शहर के जितनी भी पार्क्स हैं वो बदलेंगे। ये तकरीबन 10 अरब से जायद का तहमीना इसका इस प्रोजेक्ट का, और अगर ये सारा प्रोजेक्ट सारा इस पर लग जाता है तो ये शहर देखने के काबिल होगा। ये बड़ा खूबसूरत शहर बन जाएगा। इसकी सारी सड़कें जो इंटरसिटी हैं जो शहर के अंदर है वो भी बदल जाएंगी। तो अभी आपकी बात को हम यहीं से जारी करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर है यासिर जी। यासिर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मेरा नाम कैसर है जी, कैसर। जी, आप बताएं, कोई बात करना चाहेंगे? जी, मुजफ्फरगढ़ में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। सीवरेज का प्रॉब्लम है और भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम है। तो सीवरेज का सिस्टम जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप किसी भी पानी, हर जगह पे पानी है, गली मोहल्ले रोडों पे, कहीं पे भी कोई बल्दिया का जो अमला है वो नहीं आता सफाई करने के लिए। स्पेशली उन्हीं जगहों पे जाते हैं लोग जहाँ पे इनके अपने काउंसलर्स होते हैं, उन्हीं के घर के बाहर गए, पानी वगैरह लगाया, सारा कुछ साफ सुथ करके वापस आ गए। कुछ ऐसी जगह हैं, गलियां हैं जहाँ पे मसाजिद वगैरह हैं, वहाँ पानी ठहरा रहता है। तो कुछ भी सिस्टम जो है वो ठीक नहीं हो रहा। और दूसरी बात, अकरम चांडिया साहब बैठे हैं, ये बल्दिया के चेयरमैन भी हैं, तो वहाँ पे भी कुछ काफ़ी सारे ऐसे मुलाजमीन हैं जिनको 2-2, 3-3 माह, 4-4 माह सैलरी नहीं आती, वो काफ़ी परेशान हैं। तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि काइंडली अगर हो सके आप लोगों से तो उन चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो दें जहाँ पे गली मोहल्ले में जहाँ स्कूल हैं, मसाजिद हैं, ताकि नमाजी और बच्चे आने जाने वाले जो हैं वो चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हम आपके सवाल का जवाब जरूर लेंगे और जितने भी मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश जरूर करेंगे। मगर मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात को कंटिन्यू करें, उसके बाद हम अकरम साहब की तरफ आएँ। अच्छा, इस प्रोजेक्ट पे हम बात कर रहे थे, तो ये कुछ दिनों में जो एशियन डेवलपमेंट के जो फॉरेनर्स हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं, मुजफ्फरगढ़ में आएंगे और जो यहाँ के ऑफिशियल्स हैं उनके साथ उनकी मीटिंग्स भी हैं और ये सारे शहर का विजिट भी करेंगे और उसके बाद इस प्रोजेक्ट पे जो इम्प्लीमेंटेशन है वो शुरू हो जाएगा और शहर के एक हिस्से से ये शुरू करेंगे सीवेज का निज़ाम, पाइपलाइन डालनी और शहर को अपग्रेड किया जाएगा। ये तकरीबन 2 साल का प्रोजेक्ट है। इसमें इस सारे शहर को अपडेट किया जाएगा। लेकिन इस कॉलर ने जो इसका पहला सवाल था वो बड़ा जेन्युइन सवाल है। म्यूनसिपल कमेटी के वाकई जो सेंट्री वर्कर्स हैं वो हर जगह नहीं पहुंचते। जो काउंसलर्स हैं वो अपने अपने इलाके में काम करते हैं। इसका जवाब चांडिया साहब को देना चाहिए। जी चांडिया साहब, अब देखें कॉलर की एक कह लें कि एक कंप्लेन आई है कि जो बल्दिया के लोग हैं वो सिर्फ उन इलाकों में जाते हैं जहाँ पर कोई काउंसलर्स वगैरह होते हैं या कोई बड़े लोग होते हैं। वहाँ पर क्या सिर्फ जो दूसरे लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, मीडियोकर फैमिलीज होते हैं, उनको ज़रूरत नहीं होती कि जो मतलब सफाई की उनको ज़रूरत नहीं होती कि जैसे गलियों में, मसाजिद के बाहर, स्कूल के बाहर पानी खड़ा रहता है, जो नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं उनको प्रॉब्लम होती होगी, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो बच्चों को छोड़ने के लिए उनके पेरेंट्स जाते हैं उनको प्रॉब्लम्स होती होंगी। तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ जहाँ पे काउंसलर्स हैं या कोई बड़े लोग हैं वहीं पर ही जो है सफाई रखी जाती है, बाकी इलाके में सफाई क्यों नहीं रखी जाती? देखिए जी, ये कैसर साहब ने जो सवाल किया है, पहले तो इन्हें थोड़ा सा ये बताना चाहिए था कि वो मुजफ्फरगढ़ के कौन से वार्ड से ताल्लुक़ है उनका, ताकि मैं उनको ज़्यादा वजाहत से जवाब दे सकता। जहाँ तक है हमारे सेंट्री वर्कर का काम, क्योंकि सेंट्री वर्कर इतनी मिकदार में नहीं है कि हम हर वार्ड के अंदर, हमने हर वार्ड के अंदर नाली वाला भी रखा हुआ है, झाड़ू वाला भी, सीवरेज की 3-4 टीमें बनाई हुई हैं। जहाँ तक पानी का मसला है तो मैं पहले खुद बयान कर चुका हूँ कि मुजफ्फरगढ़ में सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल नाकिस है और जगह जगह से चौक है। हमारे जो पानी को वहाँ से भरने वाले बॉजर हैं वो 24 घंटे काम करते हैं। आप यकीन माने कि दिन सुबह से लेके रात तक, फिर सुबह वो वैसे ही शुरू हो जाते हैं, उनकी ड्यूटी लगी हुई है, 3 शिफ्टें बनी हुई हैं। हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, मसरूर जी। मसरूर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मसरूर, कैसे हैं आप, क्या बात करना चाहेंगे? अल्लाह के शुक्र जी, चांडिया साहब को एक हमारे सलाम दे रहे। जी आप उनसे बात कर सकते हैं। हाँ जी, तो मेरी बस रिक्वेस्ट ये थी कि एक मरतबा टीवी के अंदर अपना रेडियो पे भी बात हुई थी उनसे, तो रिक्वेस्ट यही करना थी कि गणेशवार नाला है एक मेन शहर के अंदर ना, तो उसके अतराफ में कोई सड़क के काम हो जाए और उस नाले को थोड़ा सा खूबसूरत बना दिया जाए तो वो बिल्कुल एक बड़ी पुरखज़ा जगह बन सकती है। चलें, ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी चांडिया साहब, आपके लिए एक और कॉल भी आ गई। साहब, आप सलाम का वालेकुम सलाम।
جہاں تک ہے اس کو گنیش باغ کو آپ کو، کیونکہ مظفر گڑھ کے رہائشی ہیں اور سیاست میں آپ بھرپور طریقے سے حصہ لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ڈسپوزل ہیں ان کا پانی بھی اسی نہر میں جاتا ہے، اور مسائل اس حد تک ہیں، آپ سارے جانتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ یہ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا جو وفد آ رہا ہے، آج سے 6 ماہ پہلے بھی آیا تھا، اور پورا مظفر گڑھ کو پتہ ہے کہ میں نے ان کو پورے شہر کا پیدل چل کے میں نے دورہ کروایا اور ایک ایک جگہ انہیں دکھائی کہ یہ اس شہر کی صورتحال ہے، اور انہوں نے اپنی رپورٹ میں مظفر گڑھ سیوریج کا جو معیار ہے وہ 0 لکھا تھا، اور میں نے انہیں ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس کو 0 لیول پہ لے کے آئیں تاکہ ہم مظفر گڑھ کو ایک نئے سرے سے کھڑا کریں، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو آپ نے گنیشوا کا بتایا اسے بھی خوبصورت کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی جو پروگرام ہم نے اپنا مظفر گڑھ کی خوبصورتی کے لیے بنایا ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ مل کے، اور اس میں لوکل گورنمنٹ بھی شامل ہے، یہ خالصتاً میونسپل کمیٹی ایریے کا ہے، اس میں 4 میونسپل کمیٹیاں اور بھی ہیں جس میں رحیم یار خاں ہے، بہاولپور ہے، سرگودا ہے اور مظفر گڑھ ہے، اور جہاں تک میرے علم میں ہے یہ کوئی 200 کہ 300 ارب کا یہ پروجیکٹ ہے جی، اور اس میں انشاءاللہ تعالی میرے خیال میں سب سے زیادہ پیسہ وہ مظفر گڑھ سٹی میں لگ رہا ہے، اور ہمیں توقع ہے کہ مظفر گڑھ ایک نیا ماڈل سٹی بنے گا، انشاءاللہ ضرور بنے گا، جہاں پر اتنے مسائل ہیں، آپ دیکھیں لوگوں کو اتنے مسائل ہیں، رہنے کے مسائل ہیں، پانی کے پینے کے، جب ان کی بیسک نیڈز ہی پورے نہیں ہوں گے تو بیچاری عوام کہاں جائے گی؟ بالکل ایسے اب یہ دیکھیں نا، میں نے اس سے پہلے مظفر گڑھ کی عوام کو پہلے نعرہ میرا یہی تھا کہ ماڈل سٹی بنائیں گے، اس کے بعد ہماری کاوشوں سے یہ پروجیکٹ منظور ہوا، اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو گیا، پہلے ایک ٹیم آئی، اب دوسری ٹیم آ رہی ہے، اس میں فارن والے بھی آ رہے ہیں، اور لاہور کے وہ ہمارے لوکل گورنمنٹ کے جو اس پروگرام کے انچارج ہیں، اور آگے ہماری خوش قسمتی دیکھیں کہ جو سابقہ پی ڈی ہے اس پروگرام کے ڈائریکٹر ہیں وہ اس وقت مظفر گڑھ کے ڈی سی ہیں، سر آپ سے اور مزید وہ زیادہ اچھا کام ہو جائے گا۔ آپ سے مزید بات کریں گے، لیکن یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، زلیخا مظفر گڑھ سے۔ جی زلیخا، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ کا چینل بہت اچھا کام کر رہا ہے، ہمارے واٹر پلانٹ جاری ہو گئے۔ جی بات یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے جو ٹھیکے دیے ہیں گلیاں بنانے کے لیے، وہ گلیاں آپ پورے مظفر گڑھ میں دیکھیں وہاں پر وہی حال ہے جیسے پرانی ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ان کے جو ملازمین ہیں یہ فیٹر آپریٹرز وغیرہ، ان کو سنڈے کو بھی چھٹی نہیں ہوتی، عید بقرعید پہ بھی ان کے انہوں نے اوور ٹائم بند کیے ہوئے، جب سے اکرم صاحب بیٹھے ہیں ان کو اوور ٹائمز نہیں ملتے، اور جو ہے اپنا آپ گلیوں کا لازمی سروے کیجئے، جیسے یہ کونسلر مانی ہے اس کا علاقہ ہو گیا، اندرون شہر کے علاقے ہو گئے، ان لوگوں کی گلیاں بنی ہوئی ایسے لگتے جیسے بنی نہ ہو، وہ ٹھیکے، حالانکہ اب یہ ووٹوں کے درمیان بھی وہ گلیاں بنی ہیں، اور یہ ضروری ریکویسٹ ہے کہ جو ملازمین ہیں پیٹر آپریٹرز وغیرہ۔ چلیں زلیخا، بہت شکریہ کال کرنے کا، ہم آپ کے سوال کا جواب ضرور لیں گے۔ جی چانیہ صاحب، ابھی دیکھیں وہ کہہ رہی ہیں کہ گلیاں بنائی بھی گئی ہیں، لیکن گلیاں بننے کے باوجود ان کی صورتحال ایسی ہے، اتنی ناقص ہے کہ دیکھنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ مطلب کیا جو مٹیریل یوز ہو رہا ہے یا وہ خراب ہے، یہ مطلب جو پیسہ لگایا جا رہا ہے وہ فضول کا لگایا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے اس کے؟ نہیں، یہ محترمہ زلیخا خان نے جو ابھی بات کی ہے، اس میں تمام مظفر گڑھ شہر کو بتائے کہ ہمارے پاس تو ایک قلیل مقدار میں ترقیاتی فنڈ تھا، وہ بھی پچھلے سال جون سے پہلے، اور وہ ہم چند گلیاں ہی بنوا سکے ہیں، اور جہاں تک نئی گلیاں ہیں وہ دیگر پروگرام ایم پی ایم این ایس کی گرانٹ سے بنی ہیں، اور ان کی جو وہاں پہ جب وہ بن رہی ہوتی ہیں تو میں اس وقت بھی یہی لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ اس کے معیار کے خود ذمہ دار ہیں، جب آپ بن جاتی ہے اس کے بعد اگر آپ کہیں گے تو پھر کوئی اس کا فائدہ نہیں، کیونکہ ابھی انہوں نے بھی یہ بات کی کہ جو گلیاں بن چکی ہیں ان کی صورتحال میں کچھ بہتر نہیں ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، وہ ہماری طرف سے نہیں، ہم نے نہیں بنائی ہوں گی وہ گلیاں، آپ جب وہ رزلٹ ہے کہ وہ ہماری نہیں بنی ہوگی کہ نہ ہمارے پاس اتنا فنڈ ہے کہ ہم اتنی گلیاں ہم وہ سیوریج کا مسئلہ نہیں حل کرا سکتے اپنے فنڈ سے۔ اور پھر سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال سے تقریباً 13 ماہ ہو گئے ہیں ہمیں ترقیاتی پیکج جو پر منتھ ہمیں پیکج ملتا ہے وہ 13 ماہ سے بند ہے، ہمیں 1 روپیہ ترقیاتی پیکج میں نہیں ملا،
اور اسی میں سے ہم نے لوگوں کے مسائل حل کرانے ہوتے ہیں. ہم اپنے دیگر وسائل سے، تنخواہوں سے، پیٹرول سے، بجلی کے بل، یہاں سے کچھ آگے پیچھے کر کے ہم یہ معاملات کو چلاتے ہیں. ٹرالیوں کو، ٹریکٹروں کو، ان کو ٹھیک کراتے ہیں، مرمت کراتے ہیں. یہ ساری معاملات بڑے میں نے آپ کو پہلے بتایا، وسائل کم ہیں، مسائل زیادہ ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. وقار آپ کچھ کہنا چاہ یہ رہے تھے؟ ترقیاتی کام ہے، جس طرح انہوں نے بات کی کہ جو کام کر کے جاتے ہیں لیکن وہ لگتا نہیں کہ وہ کام ہوا ہوا ہے. اب کوئی بھی جو ترقیاتی کام ہے خاص طور پر ڈیولپمنٹ کا، اس کا ایک تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوتا ہے. اور جب تک وہ منظور نہیں کرتی اس کنٹریکٹر کو، ٹھیکیدار کو پیسے نہیں ملتے، یا جس کی وہ اسکیم ہوتی ہے ایم این اے، ایم سی اے کی چیئرمین کی یا کونسلر کی، جب تک وہ سرٹیفکیٹ نہیں دیتا اس کو پیسے نہیں ملتے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ جس طرح چلتا ہے کہ سارے اپنا اپنا حصہ لے کے اس کو اوکے کرتے جاتے ہیں، تو وہ اس پہ کوئی بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں رہتا. تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ کام ناقص ہو بھی گیا ہے، جب سب کو اپنا حصہ پہنچ گیا ہے تو اس نے وہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ دے دینا ہے، اور جس بندے نے کام کیا وہ اپنے پیسے لے کے باہر ہو جائے گا. لیکن بعد میں جو مسئلہ ہوگا وہ عوام کو ہوگا. اس کام کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. 2-3 ماہ بعد وہ دوبارہ گلی، بارش آئے گی، یہاں پہ پانی کھڑا ہوگا، وہ ختم ہو جائے گی. یہ سین ہے. جب تک اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں آئے گا، اور جو تھرڈ پارٹی آڈٹ کرتی ہے وہ اس پہ صحیح ایمانداری سے کام نہیں کرے گی، اصل رپورٹ نہیں دے گی، تب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. مطلب بات یہ ہے کہ جب تک ایمانداری سے ہر چیز پر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا جائے گا، وہ کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی. وہ ساؤتھ پنجاب کہہ لیں، وہ اپر پنجاب کہہ لیں، جب تک چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا جائے گا وہ بے ایمانداری کے ساتھ. اچھا وقار، آپ ایک پروجیکٹ کی بات کر رہے تھے، تو وہ سٹارٹ کب سے ہو رہا ہے؟ ابھی دیکھیں 2-3 دن میں وہ لوگ آ رہے ہیں، ان کے ساتھ میٹنگز ہوں گی، ان کو شہر کا وزٹ کروایا جائے گا. آپ کی بات ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، عمران جی. عمران السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، میں ٹھیک ٹھاک. عمران اپنے کائنڈلی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے گا. آپ کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ جی السلام کو آواز آ رہی میری؟ جی جی آ رہی ہے، آپ بات کر سکتے ہیں. میرا سوال ہے اکرم چانڈیا صاحب سے. محلہ بستی گلاب شاہ والا کے اندر سیوریج کا مسائل بہت زیادہ ہے. وہاں گڈروں کے ڈھکنے تک نہیں ہے، اور گلیوں میں اتنا پانی ہوتا ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہاں پہ بھی وزٹ کریں، وہاں کی دیکھ بھال کے لیے بھی جائیں. چلیں، تھینک یو فار کالنگ. ہم آپ کے سوال کا جواب ضرور لیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین یہاں پر ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور عمران کے سوال کا جواب لیں گے. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے ہم حاضر ہیں. یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اکرم چانڈیا صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وقار گھمن ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور بریک پر جانے سے پہلے ایک کال آئی تھی جنہوں نے بستی گلاب شاہ کے بارے میں کچھ کوشچنس کیے تھے چانڈیا صاحب سے. میں چاہوں گی کہ ان کے جواب لے لیجیے. جی چانڈیا صاحب. ہاں جی، وہ عمران صاحب سے جنہوں نے کال کی ہے. گلاب شاہ کا تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لائن شروع سے ہی جب یہ ڈالی گئی تھی، آج سے کوئی میرے خیال میں کوئی 15 سال ہو گئے ہوں گے، اور یہ شروع سے ہی ایسا اس کا پرابلم ہے. اور یہاں پہ 4 لوگ مین لائن کو صاف کرتے ہوئے مر گئے تھے. اچھا. ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی گیس کی وجہ سے. اب یہ کیونکہ اس کا سیوریج کا بالکل اینڈ ہے یہاں پہ، کیونکہ سیوریج گہری ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے اب وہاں پہ کوئی ہمارے پاس ٹیکنیکل ایسا سٹاف نہیں ہوتا کہ ہم اس کو پانی کے اندر بھیجیں. اور وہ خوف بھی ان کے اندر موجود ہے سینٹی ورکر کے اندر. تو وہ جتنی حد تک ہو سکتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ پانی کو کہیں سے روکا جائے، نکال کے پھر صاف کیا جائے. تو یہ پرابلم ایسا ہے کہ یہ کم از کم یہ اس وقت جو سیوریج کا وہاں پہ نظام ہے، یہ اس سے تو حل نہیں ہوتا. یہاں پہ نئی سیور لائن ڈالی جائے گی، اس کے بعد یہ پرابلم حل ہوگا. اور یہ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے اس میں گلاب شاہ اور یہ ذکریہ کالونی اور یہ سارا ایریا ہم نے ڈالا ہوا ہے. سر آپ سے مزید بات کریں گے. یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں مصطفیٰ جی. مصطفیٰ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، ٹھیک. میں چاندی صاحب سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. جی جی آپ بات کر سکتے ہیں. السلام علیکم چاندی صاحب. جی وعلیکم السلام. چاندی صاحب ریکویسٹ تھی چھوٹی سی. سر پانی پچھلے 1 مہینے سے مظفر گڑھ میں کسی بھی پلانٹ میں کنیکشن نہیں ہے. میرے خیال میں مصطفیٰ صاحب آپ نے اب وزٹ کیا نہیں ہے، تمام واٹر پلانٹ چل رہے ہیں. چلیں مصطفیٰ، آپ کے ہم کال کا جواب ضرور لیں گے. جی چانڈیا صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ پانی پچھلے 1 مہینے سے نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 1 مہینے سے تمام فلٹریشن پلانٹ چل رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 1 مہینے سے پانی نہیں ہے، وہ وہاں کے رہنے والے ہیں. 2 پلانٹ مطلب ایسی کیوں کمپلین وہ کر رہے ہیں؟ 2 پلانٹ ہمارے خراب ہوئے تھے.
جو ہم نے بر وقت ان کو ٹھیک کروا لیا، کیونکہ لوگوں کو تھوڑا سا پتہ نہیں ہے یہ جو سٹی کا مین واٹر پلانٹ ہے نا جی، اس کے لیے جب بھی یہ خراب ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں لاہور سے ٹیم منگوانی پڑتی ہے. وہ ٹائم دیتے ہیں، 5 دن کا دے دیں، 2 دن کا دے دیں، 1 ہفتے کا دے دیں، وہ پھر ٹیم آتی ہے وہی ٹھیک کرتی ہے. مظفر گڑھ میں کوئی ایسی ایجنسی نہیں ہے، کوئی